प्रिय साथियों, हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंतर्गत हमारा अगला क्वेश्चन है, अम्ल को तनकृत करते समय यह क्यों अनुशासित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। इसका मतलब यह है कि जब हम अम्ल को तनु करते हैं, तनु करने का मतलब है पतला करने से है, तो जब हम अम्ल को पतला करते हैं तब यह क्यों अनुशासित करते हैं, मतलब इस बात पे क्यों ज़्यादा जोर दिया जाता है कि जो अम्ल है, जो एसिड है, उस एसिड को ही जल में मिलाना है, एसिड को ही जल में मिलाना है, ना कि जल को एसिड में। तो इस बात को अपने को सीखना है। देखो, ये तो क्वेश्चन में आपको क्लियर हो गया होगा कि जो अम्ल है उसको जल में मिलाना है, अम्ल को जल में मिलाना है, जल को अम्ल में नहीं मिलाना है। तो क्यों ऐसा करना है, उसका कारण देखते हैं। अम्ल का जल में तनुकरण एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यानी अम्ल को जब जल में मिलाते हैं, मतलब तनुकरण करना है। जनरली देखा जाए तो जो अम्ल है, अगर हमारे पास कोई अम्ल है, ये इस तरह से हमने लिया एक अम्ल, कोई भी अम्ल हो सकता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl, या इसके अलावा कोई भी अम्ल हम ले सकते हैं। और ये हमने एक पात्र में ले लिया जल। तो जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, कौन कौन, अम्ल और जल, दोनों को जब मिक्स करते हैं, यानी जब अम्ल को हम जल में मिलाते हैं, यानी दोनों को जब मिलाते हैं, मतलब जो अम्ल है, अम्ल गाढ़ा होता है, इसमें जल की मात्रा नहीं होती, लेकिन जब जल में मिलाएंगे तो ये पतला हो जाएगा, तो इसी को कहा जाता है तनु। तो अम्ल का जल में तनुकरण एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जल को अम्ल में मिलाने से, अगर आप जल को अम्ल में मिलाते हैं, मिलाना तो नहीं है, लेकिन अगर जल को अम्ल में मिलाते हैं तो अत्यधिक ऊष्मा का निर्माण होता है, एसिड बहुत सारा होगा, और इसमें अगर आप जल मिलाएंगे तो जल मिलाने पर बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलेगी यहाँ पर, और इस ऊष्मा के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। तो जब आप जल को अम्ल में मिलाएंगे, तो जल को जब अम्ल में मिलाएंगे, और ये कांच के उपकरण होता है, जनरली प्रयोगशाला में जो बीकर होते हैं, जो कोनिकल फ्लास्क होते हैं, सब कांच के उपकरण उपयोग करते हैं। अगर आपने गलती से अम्ल में जल को मिला दिया, तो अम्ल में जल को मिलाने पर यहाँ बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलेगी, यानी बहुत अधिक ऊष्मा का निर्माण होगा। यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तो है ही, बहुत ज़्यादा ऊष्मा का निर्माण होगा, और इतनी ज़्यादा ऊष्मा निकलेगी कि हो सकता है वो ऊष्मा इस कांच के उपकरण को मिले बहुत ज़्यादा, और ये कांच का उपकरण जो है वो टूट जाए। और जब कांच का उपकरण टूट जाएगा तो सारा का सारा एसिड या तो नीचे गिर सकता है, या हमारे कपड़ों पे भी गिर सकता है, तो जिससे हम जल सकते हैं। अतः अम्ल को सदैव धीरे धीरे, तो करना क्या है, अम्ल को ही जल में मिलाना है। कैसे मिलाना है, धीरे धीरे मिलाना है, साथ में इसको, ये जो उपकरण है, इसको चलाते हुए मिलाना, हिलाते हुए मिलाना है। या तो इसको रॉड से आप चला सकते हैं, कांच की रॉड आती है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इसको थोड़ा सा इस तरह से शेक करते हुए, हिलाते हुए, और फिर इस एसिड को उस जल में डालते जाएंगे। तो हमेशा इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि हमेशा से ही जब अम्ल का तनुकरण करना है, तो इस बात का अनुशासन आपको रखना है कि अम्ल को ही काय में मिलाना है, जल में मिलाना है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है, पीतल एवं तांबे के बर्तन, पीतल के बर्तन, तांबे के बर्तन। तो पीतल एवं तांबे के बर्तनों में, पीतल और तांबे के बर्तनों में दही या कोई भी खट्टे पदार्थ नहीं रखना है। पीतल का बर्तन हो, तांबे का बर्तन हो, क्योंकि पीतल जो होता है इसमें भी तांबा होता है, पीतल जो होता है इसमें भी तांबा होता है। पीतल में क्या क्या होता है आपको पता होगा। पीतल जो है, इस पीतल में कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, मतलब इसमें भी कुल मिला के तांबा है। तो पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए। क्यों? तो देखिए, दही एवं खट्टे पदार्थ में अम्ल होते हैं, तो ये अम्लीय पदार्थ होते हैं, दही खट्टे पदार्थ अम्लीय होते हैं। अम्ल होने का मतलब क्या है कि इनका जो pH होता है ना, pH मान, वो 7 से कम होता है।
पीएच मान 7 से कम होता है। दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल होते हैं, ये पीतल से अभिक्रिया करके जिंक एवं कॉपर के लवण, क्योंकि देखो पीतल में क्या बताया मैंने आपको, पीतल में होता है कॉपर और जिंक। तो अगर ये अम्ल पीतल से क्रिया करते हैं तो कॉपर का और जिंक का लवण बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। धातुएं जो होती है वो जब अम्ल से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस बनाती है। जनरली देखा जाए तो कॉपर जब अम्ल से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते, जिंक बनाता है, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है एक, जिसको सक्रियता श्रेणी बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोजन के ऊपर होता है जिंक और नीचे होता है कॉपर। तो ये जो जिंक है ये तो हाइड्रोजन गैस दे सकता है अम्ल से क्रिया करके, लेकिन जो कॉपर है वो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको ये समझना है कि पीतल जो है, पीतल जब अम्ल से क्रिया करता है तो जिंक एवं कॉपर के लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। जनरली कॉपर हाइड्रोजन गैस नहीं देगा लेकिन जिंक तो देगा, और पीतल में जिंक है। ठीक है, तो क्या कहा हमने, दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल होते हैं, ये पीतल से क्रिया करते हैं। कौन? अम्ल पीतल से अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके जिंक एवं कॉपर के लवण एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। और इसीलिए पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखते, इससे बर्तन भी संक्षारित होता है। संक्षारित होना मतलब एक प्रकार से जंग लगना। अब जैसे लोहे पे जंग लगता है वैसे पीतल के बर्तन भी जो होते हैं वो नीले हरे कलर के हो जाते हैं, तांबे के बर्तन भी हरे कलर के हो जाते हैं, देखा होगा आपने जनरली। तो संक्षारित होने का मतलब है जंग लगने से है, मतलब उसका जैसे लोहे पर जंग लगता है वैसे जो तांबा होता है, तांबा भी हरे कलर का पड़ जाता है, तो इसका मतलब समझ जाइए कि उसमें जंग लग गया, वह संक्षारित हो गया। तो सीधे शब्दों में आपको क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है दही एवं खट्टे पदार्थ में अम्ल होता है और जब ये पीतल से क्रिया करते हैं तब लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, और इसीलिए नहीं रखना चाहिए पीतल और तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ, इससे बर्तन संक्षारित भी होता है। अगला क्वेश्चन है, एक ग्वाला, ग्वाला मतलब जो गाय को पालता है और उनसे जो दूध मिलता है, तो वो ग्वाले जो हैं, नाम आपने सुना है, ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ग्वाला जो है ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, ऐसा क्यों करता है वो? या फिर इस तरह से भी पूछ सकते हैं प्रश्न कि ताजे दूध के पीएच मान को, ताजे दूध का जो पीएच मान है वो 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देते हैं? तो ताजे दूध का पीएच मान जो है वो 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देते हैं, अथवा दूध को दही बनाने में अधिक समय क्यों लगता है? तीनों तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। बेकिंग सोडा, या इसको हम खाने का सोडा बोल सकते हैं, मीठा सोडा बोलते हैं, बेकिंग सोडा, ठीक है। इसका फार्मूला होता है NaHCO3, बेकिंग सोडा NaHCO3। तो ग्वाला जो है ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, या फिर जो पीएच मान है, बेकिंग सोडा जो है मिलाने से पीएच मान बढ़ जाता है, तो पीएच मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों किया जाता है, ये पूछ रहा है। या फिर दूध का दही जब बनाते हैं तो ज़्यादा समय क्यों लगता है, तो इसका क्या कारण? देखिए, बेकिंग सोडा जो है वो क्षारीय होता है। बेकिंग सोडा मतलब NaHCO3, बेकिंग सोडा क्षारीय होता है जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। सीधी बात है कि जो क्षार होते हैं, क्षार का जो पीएच मान होता है ये पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है और बेकिंग सोडा क्षारीय है तो उसका पीएच मान 7 से कैसा होगा? अधिक होता है। इसे दूध में मिलाने से दूध भी क्षारीय हो जाता है, मतलब उसका जो पीएच मान है वो बढ़ जाता है। दूध का पीएच मान 6 से बढ़ जाता है और दूध भी कैसा हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। और जब दूध क्षारीय हो जाएगा तो जिससे क्षारीय होने के कारण उसमें अम्लीय गुण नहीं रहेगा, तो दूध दही में परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि दही जो होता है ना उसमें अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, तो दूध से दही जल्दी नहीं बनता है। समझ गए इस बात को? ये पहली बात है कौन सी, कि बेकिंग सोडा क्षारीय होता है और इसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। इसे दूध में मिलाते हैं तो दूध भी कैसा हो जाएगा? क्षारीय, दूध भी क्षारीय हो जाएगा। और दूध क्षारीय होने से
दूध का दही में परिवर्तन होने में टाइम लगेगा, क्योंकि पीएच मान कम होने में टाइम लगेगा तो दूध का दही में परिवर्तन में टाइम लगेगा। ये पहली बात आपने देखी, ठीक है। अब दूसरी बात एक और है, अब देखिए कौन सी है। तो बेकिंग सोडा मिले दूध का पीएच मान साधारण दूध के पीएच मान से अधिक होता है। देखो साधारण दूध जो होता है जिसका पीएच मान होता है 6, साधारण दूध का पीएच मान 6, लेकिन बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो पीएच मान कितना हो जाता है, 7 से ज़्यादा, 7 से अधिक हो जाता है ना। इसके पीएच मान को कम होने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। अब साधारण दूध का पीएच मान 6, लेकिन आपने बेकिंग सोडा मिला दिया तो 7 से ज़्यादा, तो 7 से ज़्यादा हो गया तो पीएच मान कम होने में टाइम लगेगा, और पीएच मान 7 से कम होगा तभी तो दूध से दही बनेगा, इसीलिए दही बनने में अधिक समय लगता है। तो दो कारण हैं इसके कि ग्वाला ताजे दूध में बेकिंग सोडा मिलाता है। पहला क्या कारण है, बेकिंग सोडा क्षारीय होता है जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, और इसको दूध में मिलाते तो दूध का पीएच मान भी 7 से अधिक हो जाता है, जिससे दूध का दही में परिवर्तन नहीं होता। और दूसरा, बेकिंग सोडा मिलाने से दूध का पीएच मान बढ़ जाता है, और बढ़ जाने से वो कम होने में टाइम लगता है, इसलिए दूध का दही में बनाने में समय लगता है। तो ये दो कारण है इसके हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आपको तैयार करना ही है। ये जो कुछ नाम लिखे हुए हैं, निम्न के रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखिए। कौन कौन है? विरंजक चूर्ण, इसका नाम बताना है। ये तो कहना चाहिए व्यापारिक नाम है, तो इसका अपने को रासायनिक नाम बताना है। रासायनिक नाम पूछा है ना, रासायनिक नाम और सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये अपन पढ़ चुके हैं पुराने वीडियोस में, अगर आपने देखे होंगे तो। धावन सोडा, बेकिंग सोडा अभी आपने देखा, NaSCO3। जिप्सम, ये भी पुराने वीडियोस में पढ़ चुके हैं। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाएंगे। बुझा हुआ चूना। तो ये फार्मूले जो है ना, इनके याद करना है, और साथ में इनके रासायनिक नाम। तो सबसे पहले देखो एक कॉलम इस तरह से बनाना है, और बनाने के बाद फिर आपको एक तो लिखना है सामान्य नाम या व्यापारिक नाम है, रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र। विरंजक चूर्ण का फार्मूला देखो क्या है। विरंजक चूर्ण है CaOCl2। ये कैल्शियम है, ये ऑक्सीजन है, और एक क्लोरीन है। क्लोरीन के 2 परमाणु हैं। ये पूरा सूत्र है। इसमें कैल्शियम का 1 परमाणु है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, और क्लोरीन के 2 परमाणु है ना। कैल्शियम का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, क्लोरीन के 2 परमाणु। तो देखो इसका नाम, अब सूत्र याद हो गया आपको, तो नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दूसरा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला CaSO4.12H2O। तो Ca मतलब कैल्शियम, SO4 सल्फेट, 1/2 यानी हेमी आधा, और H2O को बोलते हैं हाइड्रेट। तो क्या नाम हो गया, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। फिर धावन सोडा है। धावन सोडे का सूत्र होता है, धावन सोडा या धोवन सोडा बोलते हैं, या धोने का सोडा बोलते हैं, Na2CO3.10H2O। तो Na2 Na है सोडियम, CO3 होता है कार्बोनेट, 10 Na डेका, और H2O अभी बताया आपको, H2O यानी हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ठीक है। अब बेकिंग सोडा है, उसका होता है NaHCO3। तो Na हो गया सोडियम, H को आप हाइड्रोजन भी बोलते हैं या बाई बोलते हैं, जैसे अब बाई लिखा हुआ है, इसकी जगह हाइड्रोजन भी आप लिख सकते हैं। तो ये है सोडियम बाई और CO3। ये देखो अभी आया था ना CO3, क्या बोला था आपने, कार्बोनेट। तो ये हो गया NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक। जिप्सम CaSO4.2H2O। तो CaSO4 को क्या कहा था, कैल्शियम सल्फेट, इसको भी कहेंगे कैल्शियम सल्फेट, तो 2 को कहेंगे डाई, तो डाई हाइड्रेट होगा। बुझा हुआ चूना ये होता है CaOH होल ट्वाइस, OH 2 है, तो इसको बोलते हैं कैल्शियम, और OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। रिवाइज कर लेते हैं। विरंजक चूर्ण CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, धावन सोडा Na2CO3.10H2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, बेकिंग सोडा NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जिप्सम CaSO4.2H2O कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, और बुझा हुआ चूना CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इस तरह से अब ये जो है, ये 2 क्वेश्चंस देखिए, एक है उत्फुलन क्या है, और एक लवण किसे कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चंस ना आप अपने मन से तैयार करके देखिए पहले, नहीं तो अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से बिना मेरे समझाए समझ में आ जाएंगे, ठीक है।
अभिक्रिया देखकर इसकी परिभाषा आपको क्लियर हो जाएगी और लवण क्या है ये भी आपको जल्दी से क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको बिना मेरे बताए ही समझ में आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।